सो स्टूडेंट्स, हम अभी बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कंट्रोल स्टेटमेंट्स और हमने कवर कर लिए थे कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट, या जिसको हमने कहा था टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हमने कवर किया। उसके बाद फिर हमने कवर किया था इफ़ स्टेटमेंट, और इफ़ स्टेटमेंट में हमने कवर कर लिया है कौन कौन से स्टेटमेंट। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, then we have covered the if else statement, then हमने पढ़ा था else if ladder। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने कही थी कि सिंपल इफ और else if ladder दोनों केस में हम मल्टीपल इफ का यूज़ कर सकते हैं। हमने मल्टीपल इफ लगाया टू चेक द मोर देन वन कंडीशन। वी कैन यूज़ इधर मल्टीपल इफ, और या फिर हमारे पास ऑप्शन क्या था कि आप बहुत सारे इफ एल्स यूज़ करें। मतलब इफ लिखा मैंने, देन अगली कंडीशन के लिए हमने एल्स इफ लिखा, दूसरी कंडीशन चेक की, फिर उसी तरह से अगली कंडीशन के एल्स इफ लिखा, फिर हमने तीसरी कंडीशन चेक की। अगर कोई पूछे इसमें कोई बेसिक डिफरेंस क्या है कंपैरिजन, अगर कोई करने को बोले, तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा कि सिंपल इफ में सारे इफ स्टेटमेंट विल बी इवेलुएटेड। सारे के सारे इफ स्टेटमेंट अगर मुझे चेक कराने हैं तो हमें लिखना है सिंपल इफ स्टेटमेंट। एक से ज़्यादा इफ लिखते जाएंगे, सारे चेक करता जाएगा। अगर पहला इफ ट्रू है तो भी दूसरा चेक करेगा, पहला गलत है तो भी अगले पे जाएगा। लेकिन अगर मुझे अल्टरनेटिव कंडीशन लिखनी है, दैट मीन्स अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो ही अगली कंडीशन को चेक करना है, देन वी विल यूज एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है। ये नल किसके यहाँ बह रहा है भाई? बाथरूम से कोई क्लास ले रहा है क्या? पानी वानी की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, अच्छा मुंह धुल रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, माइक ऑफ करो। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, तो एल्स इफ स्टेटमेंट वहां पे यूज करना है जहां पर हम कंडीशंस तो चेक करना चाहते हैं, लेकिन व्हेन द फर्स्ट कंडीशन बिकम फॉल्स, देन द कंपाइलर विल चेक द अनदर कंडीशन, एंड देन इफ द सेकेंड विल बी फॉल्स, देन इट विल चेक द थर्ड कंडीशन। तो इस तरह से अगर कंडीशन गलत होने पे आगे चेक करना है तो हम बहुत सारे एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में हम एल्स भी लगा सकते हैं। एल्स का मीन्स अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो लास्ट का एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में कवर किया था, और इसी पर हम कुछ एग्जाम्पल बेस्ड थे जो हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने एक एग्जाम्पल कराया था परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज वाला एग्जाम्पल कराया था कि अगर फर्स्ट डिवीजन है 60 प्लस है तो फर्स्ट डिवीजन दिखाओ, अगर 60 से कम है तो चेक करो 45 सेकेंड डिवीजन के लिए, अगर सेकेंड डिवीजन भी नहीं है तो चेक करो थर्ड डिवीजन के लिए, वो भी नहीं है तो चेक करो फेल के लिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल और आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक स्टेटमेंट, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एक स्टेटमेंट बचा हुआ हमारे पास, कौन सा? नेस्टेड इफ। अगला कौन सा बचा हुआ? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसके साथ ही हमारा इफ स्टेटमेंट हो जाएगा कवर। लेकिन इसमें बढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल और कर रहे हैं हम। कंपेयर 3 numbers and find the big among them using else if statement। देखिए, सिंटैक्स को समझने के लिए ये वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं। हालांकि हम ये प्रोग्राम पिछली क्लास में सिंपल इफ से बनाया था। ठीक है, पिछली क्लास में सिंपल इफ से बनाया था, और इसको हम बना रहे हैं किससे? एल्स इफ स्टेटमेंट से। सपोज कीजिए मेरे पास कोई 3 नंबर है, वेरिएबल इंटीजर ए बी एंड सी, एंड हमने यहाँ पर उन पे डेटा इनपुट करा लिया, ऐसा मान लीजिए। एल्स इफ स्टेटमेंट से करना, देखिए हमने क्या लिखा? इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। 2 कंडीशन में पहले चेक करा ली। अगर ए बी और सी दोनों से बड़ा है तो हमने सिंपली लिखा प्रिंट एफ बिग नंबर इज परसेंटेज डी, और हमने को प्रिंट किया। देन हम गए दूसरी कंडीशन पे। एल्स इफ कहता है पहली गलत है तो दूसरे को चेक करना भाई। तो अगर ए बड़ा नहीं है तो 2 कंडीशन है, या तो बी बड़ा होगा या तो सी बड़ा होगा। तो अगर ए बड़ा है तो अगली कंडीशन को चेक करना है क्या? नहीं, बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, बिग नंबर मिल गया मुझे। बट अगर इन केस ए बड़ा नहीं होता तो दूसरी कंडीशन चेक करनी है, तब मुझे वहाँ सिंपल इफ नहीं बल्कि एल्स इफ लिखना है। देखो, अगर मैं सिंपल इफ लिखूँ तो लिख सकता हूँ, बट अननेसेसरी कंपाइलर हमें हमारा इसको चेक करेगा, भले ही ए बड़ा हो गया तब भी।
तो ऐसी कंडीशन जो कि हमें पता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो नेक्स्ट ट्रू नहीं हो सकती, वहाँ पर आप एल्स इफ लगाएंगे। तो फिर हमने चेक किया बी के लिए, इफ़ बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पर हम लिखा प्रिंटफ बिग नंबर इज परसेंटेज डी बी। ए बड़ा नहीं है, बी को चेक किया, बी भी बड़ा नहीं है, तो सी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ए और बी में अगर कोई भी बड़ा नहीं है, सिंपल सी बात, बिग नंबर कौन सा होने वाला है, परसेंटेज डी सी ही होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को हमने किससे बनाया, एल्स इफ स्टेटमेंट से। एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि भाई अगर सिंगल स्टेटमेंट है किसी भी ब्लॉक में तो कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब एक डाउट यहाँ पर ये आएगा बच्चों को कि सर आपने ए को बी और सी दोनों से कंपेयर कराया, ठीक है भाई, तभी पता चला बी जो हमारा ए है दोनों से बड़ा है, बट बी को हमने सिर्फ किससे कंपेयर कराया, सी से, ए से कंपेयर नहीं कराया, क्योंकि ए ऑलरेडी हम कंपेयर ऊपर करा चुके हैं। देखो ए ग्रेटर देन बी अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली बी ग्रेटर देन ए होगा, तो यहाँ पर अलग से मैंने इस कंडीशन को स्किप कर दिया। अगर ए बी ग्रेटर देन नहीं हुआ, सॉरी ए ग्रेटर देन बी नहीं हुआ, तो इसका मतलब बी ग्रेटर देन है, और बी को सिर्फ किससे चेक कराओ, सी से। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है भाई कि ए ग्रेटर देन बी तो है बट ए ग्रेटर देन सी नहीं है, ए ग्रेटर देन बी तो है, ठीक है, बट ए ग्रेटर देन सी नहीं है। अगर ये सिचुएशन होती है तो इसका मतलब है कि सी उन सबसे बड़ा होगा, क्योंकि अगर ए बी से बड़ा है और ए से भी बड़ा कोई निकल आया तो ऑलरेडी वो बी से तो बड़ा ही होगा। तो इस सिचुएशन पे इस वाली कंडीशन को अगर स्किप भी कर दिया जाए तो क्योंकि ओवरऑल इसकी कंडीशन तो हो जाएगी फॉल्स, ये फॉल्स होगा तो अगले पे जाएगा, इसको चेक करेगा, ये भी फॉल्स हो गई सपोज करिए, तो ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाएगा, थर्ड वाले के पास चला जाएगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं क्या ये सभी तरह की वैल्यू पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। देखिए कोई भी प्रोग्राम आप बनाएं वैल्यू ज़रूर लेकर चेक करें, वैल्यू देने के बाद प्रोग्राम कैसे बिहेव कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप उसे रन करने जाते हैं तो समझ में आता है कि हाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्रोग्राम को टेस्ट ज़रूर करते रहना आपको। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा कोड ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। तक आगे बढ़ते हैं, कोड ब्लॉक स्टार्ट होने देते हैं। देखो इस प्रोग्राम में केवल एक चेंज करना मुझे कि इनपुट नहीं लिया तो इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया स्कैनफ। देखिए भाई इनपुट लेने के लिए हमें पहले प्रिंटफ लिखते हैं, इंटर 3 नंबर, बट हमने नहीं लिखा प्रिंटफ, हमें तो पता ही है 3 नंबर इनपुट करना है, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी लिख दिया, ठीक है। जब इस प्रोग्राम को हम रन करने जाएंगे तो कुछ कहेगा नहीं कि भाई नंबर इनपुट करो, लेकिन वेट करता रहेगा कब तक, जब तक हम कोई प्रोग्राम कोई नंबर इनपुट नहीं करेंगे। तो देखिए इसे हमने किया रन, प्रिंटफ में एफ मिसिंग है, प्रिंटफ लगा दिया और जैसे किया रन। देखिए यहाँ पर वेट तो कर ही रहा है, मैसेज तो केवल हम समझने के लिए देते हैं। हमने पहला नंबर दिया 23, 3 एंड 32। कंडीशन समझते हैं भाई, हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा था, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। ए ग्रेटर देन बी तो है, ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू है, बट ए ग्रेटर देन सी नहीं है तो पहला वाला नहीं जाए। दूसरे पे आए, क्या बी ग्रेटर देन सी है, नहीं है, दूसरा भी फॉल्स है, तो फिर सीधे एल्स में जाएगा और सी को प्रिंट करेगा। तो देखिए बिग नंबर इज 32, मतलब ये सिचुएशन सही चल रही है। फिर हमने दूसरी बार इसे रन किया, दूसरी बार हमने रन किया और इस बार हमने पहला नंबर बड़ा दे दिया दूसरे नंबर से, ए ग्रेटर देन बी दे दिया, कंडीशन हो गई ट्रू, लेकिन हमने तीसरा नंबर दे दिया 89, तीसरा नंबर भी दे दिया, चलिए 6 दे देते हैं। ए ग्रेटर देन बी, यस कंडीशन ट्रू है, ए ग्रेटर देन सी, ये भी कंडीशन ट्रू है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो बिग नंबर 12 आ गया और किसी कंडीशन को इसने चेक नहीं किया। तीसरा सिचुएशन देख लेते हैं जिसमें बी बड़ा हो, तो हमने फिर से इसे किया रन और हमने एक वैल्यू दी यहाँ पे 15, देन 26, देन 10। अब देखेंगे भाई ए ग्रेटर देन बी है क्या, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, क्योंकि
पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो सिंपल इफ स्टेटमेंट को फॉल्स मिल गया तो दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, ग्रेटर देन सी को सीधे चला गया नेक्स्ट वाले कंडीशन पे। अब चेक करा बी ग्रेटर देन सी, क्या बी ग्रेटर देन सी है? बिल्कुल है, कंडीशन हो गई ट्रू। तो सेकंड वाली कंडीशन चलिए, बिग नंबर इस 76 आएगा और आगे वाली कंडीशन इवेलुएट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब देखते हैं नेस्टेड इफ क्या कहता है। नेस्टेड इफ कहता है when we place any if else statement inside another if or else block, then it is called as nested if। अगर पूरा का पूरा, नेस्टेड का मतलब ये है एक के अंदर दूसरा। सपोज कीजिए मैंने इफ बनाया है, ठीक है, ये इफ का ब्लॉक हुआ और यहाँ पर हमने एल्स बना दिया और एल्स का ब्लॉक है। देखिए ब्लॉक का मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट है तो आप सिंगल लिख सकते हैं। इस इफ के अंदर फिर से अगर कोई इफ आ गया, इस इफ के अंदर फिर से कोई इफ आ गया तो ये कहलाएगा कौन सा इफ? नेस्टेड इफ, समझिएगा। और इस इफ का पूरा पूरा हो सकता है इफ एल्स पूरा आ गया हो। तो देखिए ये जो पूरा इफ एल्स है इट्स द पार्ट ऑफ दिस इफ, आउटर इफ। और ये चीज हमने टर्नरी में पढ़ी थी। अगर कंडीशन ट्रू हो गई, देखिए अगर पहली कंडीशन हो गई ट्रू, अगर पहली कंडीशन हो गई ट्रू देन ये जाएगा इस ब्लॉक के अंदर और जैसे इस ब्लॉक में जाएगा तो इट विल अगेन फाइंड अ न्यू कंडीशन। तो अगर कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर से एक कंडीशन चेक करानी है, ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर से अगेन कोई कंडीशन चेक करानी है तो वो वाला इफ पहले वाले इफ में डाल दीजिए। ठीक है, अब हो सकता है जो दूसरी कंडीशन वो गलत हो गई जो हमने नेस्टेड कंडीशन बनाई, तो इस इफ का एल्स रन हो जाएगा। मतलब ये बाहर वाला एल्स नहीं, कौन सा एल्स? ये जो नेस्टेड एल्स लिखा हुआ है। तो इस इफ या इफ इस वाले एल्स में से कोई भी एक रन हो सकता है, वो डिपेंड करता है इस इनर कंडीशन पर, और इनमें से कोई भी एक रन होगा कब? जब ये डिपेंड करेगा आउटर कंडीशन पर। तो ये तो फिक्स्ड है भाई कि अगर ये दोनों चलते हैं, कोई सा भी इनमें चलेगा तो आउटर कंडीशन ट्रू होगी तभी इनमें कोई चलेगा, अदरवाइज सीधे बाहर वाला एल्स चलेगा। ठीक है, अगर प्रोग्राम शुरू हुआ और पहली ही कंडीशन गलत मिल गई तो आपको पता है कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधे कंपाइलर एल्स में जाता है। ठीक है ना, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो सीधे कंपाइलर एल्स में जाएगा, अंदर वाले इफ को चेक नहीं करेगा। बट अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इफ ब्लॉक में जाएगा और इन दो में से किसी एक को चलाएगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? इस इनर कंडीशन पर। अगर ये ट्रू हो गई तो इसका इफ चलेगा और अगर ये फॉल्स हो गई तो इसी का एल्स चलेगा। तो ये नेस्टेड इफ हो गया। उसी तरह से अगर हम चाहें तो एल्स में भी नेस्टिंग कर सकते हैं। हमने इफ लिखा, अगर इफ है तो आप सीधे कोई काम कर रहे हैं, बट अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई और कंडीशन चेक करानी है। देखिएगा, कंडीशन ट्रू है तो सीधे काम करो, कंडीशन फॉल्स है तो कोई कंडीशन चेक कराओ। तो हम इस एल्स के अंदर भी इफ एल्स लिख सकते हैं। तो मतलब हम कहीं भी इफ एल्स लिख सकते हैं, इफ के अंदर भी एल्स के अंदर भी, जिसके अंदर आएगा वो नेस्टेड ही कहलाएगा। या फिर हम दोनों में यूज कर सकते हैं, कंडीशन ट्रू है तो भी एक कंडीशन चेक कराओ, कंडीशन फॉल्स है तो भी कोई कंडीशन चेक कराओ। तो दीज आर द सिंटैक्स ऑफ द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो इफ के अंदर भी हम चाहें तो इफ एल्स यूज करें, इफ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, और हम चाहें तो एल्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं क्या? इफ स्टेटमेंट एंड देन एल्स स्टेटमेंट। रूल वही है, अगर इस इफ के अंदर भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट आएंगे तो कर्ली ब्रैकेट लगाना है, अदरवाइज कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना है। फॉर सिंगल लाइन स्टेटमेंट हमने पहले ही बताया है कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, यहाँ से देखिए इफ के बाद कंडीशन, इफ के बाद कंडीशन और कंडीशन के बाद डायरेक्ट हम स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, स्टेटमेंट और सेमीकोलन सीधे यहाँ लगाएंगे। तो अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट तो नीचे भी लिख सकते हैं या फिर हम सामने भी लिख सकते हैं, आफ्टर मेकिंग सिंगल स्पेस और मल्टीपल स्पेस। स्पेस देके आप तुरंत लिख दीजिए स्टेटमेंट। अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट तो जरूरी नहीं कि हम न्यू लाइन पे लिखें। अब इसका अगर फ्लो चार्ट समझे, नेस्टेड इफ की अगर हम बात करें और इसका एक फ्लो चार्ट बना के समझाते हैं आपको। तो सपोज करिए कल हमने एल्स इफ लैडर का शायद नहीं बनाया, तो पहले एल्स इफ लैडर का देखिए कैसे काम करता है। एल्स इफ लैडर, एल्स इफ लैडर मतलब कई सारे इफ लगे हुए हैं। मान लीजिए हमारा प्रोग्राम यहाँ से रन करना शुरू किया
और रन करने के बाद यहाँ पे उसे मिल गई पहली कंडीशन, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 मिल गई। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं एल्स इफ लैडर की। अब देखिए लैडर कहता है एक से ज़्यादा कंडीशन है। अगर कंडीशन हो गई ट्रू तो सीधे यहाँ पे चलाएगा कौन सा स्टेटमेंट? ब्लॉक स्टेटमेंट। पहला वाला ब्लॉक। लेकिन अगर कंडीशन गलत हो गई तो दूसरे वाले इफ को चेक करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन गलत हो गई तो फिर से दूसरे में भी 2 ऑप्शन है, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। अगर फॉल्स हो गई तो तीसरे वाले इफ पे जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो तीसरे वाले इफ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही सिचुएशन, या तो ये ट्रू हो सकती है या फिर ये फॉल्स हो सकती है। तो भाई अगर ट्रू होती जाएगी तो जहाँ भी ट्रू मिलेगा उस वाले का इफ ब्लॉक चलेगा, उस वाले का इफ ब्लॉक चलेगा। लेकिन यहाँ से कंट्रोल स्टेटमेंट या इस फ्लो को समझिएगा कि अगर पहली ट्रू हो गई तो दूसरे वाले पे नहीं जा रहा कंट्रोल, यहीं से कहाँ चला जाएगा? एग्जिट। यहीं से कहाँ जाएगा? बाहर, ठीक है, यहीं से चला जाएगा बाहर। अगर दूसरी ट्रू हो गई तो यहाँ से बाहर, तीसरी ट्रू हो गई तो यहाँ का इफ ब्लॉक चलाया और बाहर चला गया। और अगर सारे फॉल्स हो गए तो लास्ट में अगर कोई एल्स ब्लॉक है तो एल्स ब्लॉक चला देगा, अगर फॉल्स हो गया तो, और उसके बाद आउटर स्टेटमेंट चलाएंगे, ठीक है। ये आउटर स्टेटमेंट है। तो अगर एल्स बना है तो एल्स में जाएगा, अगर कोई भी एल्स नहीं बना तो अगर फॉल्स होता है सीधे आउटर स्टेटमेंट में चला जाएगा, कोई भी ब्लॉक स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ एल्स इफ लैडर। अगर नेस्टेड इफ की बात करें, नेस्टेड इफ की, तो नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ एक कंडीशन ट्रू हो गई, एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो अगेन पहले कोई कंडीशन चेक कर लो, अगेन कोई दूसरी कंडीशन, उसके अंदर कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हुई या फिर कंडीशन फॉल्स हुई। अब इस कंडीशन की भी 2 वैल्यू हो सकती है, या तो ये ट्रू होगी या फिर ये क्या होगी? फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस वाले का क्या चलाओ? कौन सा ब्लॉक? एल्स ब्लॉक पे स्टेटमेंट रन करो। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो कौन से ब्लॉक के स्टेटमेंट रन करो? इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट रन करो। चलेगा यहाँ भी कोई एक। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस पहले वाले कंडीशन का कौन सा ब्लॉक चलेगा? एल्स ब्लॉक चल जाएगा। और कुछ भी चलाना है, देखिए चलाने के बाद तो आउटर स्टेटमेंट अगर लिखे हैं तो वो तो चलने ही है। तो यहाँ कौन से स्टेटमेंट आ जाएंगे? आउटर स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारा कंडीशन और ये भी यहाँ से। तो दैट में देखिए फ्लो क्या कह रहा है कि कंडीशन अगर पहली गलत हो गई, फॉल्स हो गई, तो इधर नहीं जाएगा, सीधे यहाँ आएगा, एल्स ब्लॉक चलाएगा, आउटर चला जाएगा। अगर पहली ट्रू हो गई तो इसका फ्लो बदलेगा, इधर जाएगा, दूसरे के पास, दूसरी में भी अगर ट्रू हो गई तो इसको चलाएगा और यहाँ सीधे यहाँ चला जाएगा। बट अगर दूसरी फॉल्स हो गई तो एल्स ब्लॉक हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए ब्लॉक, सॉरी क्या बन गया हमारा? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या फिर फ्लो चार्ट हमने बना दिया। अब देखते हैं नेस्टेड का एग्जाम्पल। नेस्टेड का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल याद रखिए। 2-3 एग्जाम्पल पढ़े हैं, उन्हीं को पहले कवर करेंगे, पिछले एग्जाम्पल्स को, फिर नए एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल याद करिए, हमने पढ़ा हुआ था लीप ईयर का, पढ़ा था टर्नरी ऑपरेटर से, लीप ईयर यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करके पता लगाना है कि कोई भी ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। कंडीशंस आपको पता है भाई, कंडीशंस क्या है? पहले क्या करना है? चेक क्या करना? सेंचुरी ईयर। पहले क्या चेक करना? सेंचुरी ईयर। अगर सेंचुरी ईयर है तो डिविजिबिलिटी चेक करनी है किससे? 400 से, ठीक है। और उसके बाद 2 ऑप्शन आएंगे, या तो होगा या फिर नहीं होगा। अगर नॉट सेंचुरी ईयर है तो उसकी डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी भाई? 4 से। और यहाँ भी 2 ऑप्शन है, या तो होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट आपको सामने पिक्चर दिख जाएगी नेस्टेड इफ का काम। पहली कंडीशन ट्रू है तो भी एक कंडीशन लगाना, अंदर गलत है तो भी एक कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पर आप बहुत इजीली बनाइए इसको, किससे? नेस्टेड इफ से। तो टर्नरी से थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन इससे टिपिकल नहीं होगा, बड़ा हो सकता है प्रोग्राम
लेकिन पढ़ने में आसानी होगी। देखिए तो इंटीजर हमने क्या बनाया, ईयर, हमने लिखा प्रिंट एफ इंटर एनी ईयर इन वाई फॉर्मेट, हमने यूज़र के लिए कहा भाई 4 कैरेक्टर का ईयर दीजिए। फिर हमने यहाँ पे लिखा स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ, हमने ले लिया ईयर पे। अब देखिए कंडीशन सबसे पहले चेक किया सेंचुरी है, सेंचुरी है मतलब डिविजिबिलिटी बाई 100 देखा हमने सबसे पहले, ठीक है। अब ये 100 से डिविजिबिलिटी हो भी सकती है या फिर नहीं होगी। और इफ का हमने बनाया एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अगर 100 से डिविजिबिलिटी है तो क्या डायरेक्टली मान ले लीप ईयर, नहीं, फिर तब भी चेक करिए किससे, अगर 100 से डिविजिबिलिटी है तो चेक करिए ईयर डिविजिबल बाई 400 इक्वल टू 0। अगर आ गया तो प्रिंट एफ लीप ईयर और अदरवाइज क्या प्रिंट कर दीजिए एल्स। अब देखिए सिंगल स्टेट में हमने क्या कहा, सामने भी लिखे जा सकते हैं, तो अगर इसकी डिविजिबिलिटी से हो गई प्रिंट एफ लीप ईयर करो, अदरवाइज एल्स। किस वाले का, एल्स बाहर वाले का या अंदर वाले का, इंटरनल वाले का, ये प्रिंट एफ नॉट लीप ईयर, ये हो गया फर्स्ट वाला। यही चीज मुझे सेकेंड पे चेक करनी है, एल्स किसका भाई, इस इफ का या बाहर वाले का ही एल्स, किसका एल्स है, इस आउटर वाले का। आउटर मतलब अगर ये 100 से डिविजिबिलिटी नहीं है, सेंचुरी या नहीं है, लास्ट में 00 नहीं है, तो भी मुझे चेक करना है ईयर मॉड 4 इक्वल टू अगर 0 है तो उसको प्रिंट कर देना है प्रिंट एफ लीप ईयर। और अगर ऐसा नहीं है एल्स है तो प्रिंट एफ नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब इसे हम करते हैं रन। तो क्या हमें लीप ईयर डाला 1500, क्या कह रहा है, नॉट अ लीप ईयर। 1500 सेंचुरी ईयर है बट वो लीप ईयर नहीं है। फिर हमने किया 2018 नॉन लीप ईयर है, 2018 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, देखो नहीं हो रहा ना, हो जाएगा, नहीं होगा। 4 5 जा 21 बचा, 0 बचा, नहीं होगा, ठीक है, तो लीप ईयर नहीं था। फिर हम देख लेते हैं कोई और सा लीप ईयर, 2020 को चेक करते हैं, 2020, ये देखिए ये क्या था, लीप ईयर। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया लीप ईयर चेक करने का। किस स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने बना लिया, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर। तो देखिए स्टेटमेंट आप यूज़ करना समझ जाएं तो आपको लगाना आसान होगा प्रोग्राम में, कहाँ कैसे लगाना है। अब पिछला जो 2 एग्जाम्पल हमने किया थे, देखिए एक हमने किया था 2 नंबर कंपेयर करने का प्रोग्राम बनाया था सिंपल इफ से, ए बड़ा है या बी बड़ा है या दोनों इक्वल है। इसी को हमने एल्स इफ से बना लिया, 3 कंडीशन लगा लिए, ए बड़ा है बी से या फिर बी बड़ा है से या फिर नहीं है तो दोनों बराबर होंगे। हमने 3 नंबर का बना लिया सिंपल इफ से, एल्स इफ से, और हम चाहें तो इसको हम नेस्टेड इफ से भी बना सकते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ से कैसे बनाएंगे, देखिए कंपेयर 2 नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ। देखिए 2 नंबर कंपेयर करने हैं, 2 ही नंबर मेरे पास, हमने इंटीजर ए और क्या लिया हुआ बी, यहाँ पे हमने करा इनपुट। तो नेस्टेड इफ क्या कह रहा है भाई, देखिए सबसे पहले हमने चेक किया इफ अगर ए इक्वल टू बी हो गया, अगर ए इक्वल टू बी हो गया तो चेक लिख दीजिए प्रिंट एफ बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं मेरी चेक करने की। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो देखिएगा, अगर ऐसा नहीं है तो 2 सिचुएशन है, या तो ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा। तो इनमें से मुझे चेक करना है ए या बी में से कौन सा बड़ा है। ये कंडीशन मुझे तब चेक करनी है जब दोनों बराबर नहीं है। तो मैं एल्स में जाके नेस्टेड इफ लगा रहा हूँ। देखिए एल्स के अंदर गया और यहाँ पर मैंने लगाया इफ ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट एफ बिग नंबर इज परसेंटेज डी ए। और अगर ए बड़ा नहीं है तो आंख बंद करके मान लीजिए कौन बड़ा है, प्रिंट एफ बिग नंबर इज बी। तो देखिए यहाँ क्यों कह रहा हूँ आंख बंद करके मान लीजिए, क्योंकि हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि अगर ए और बी बराबर नहीं है तो ही हाँ एल्स में आएगा।
और अगर ए और बी बराबर नहीं है तो फिक्स्ड है भैया, तो ए बड़ा है या फिर बी बड़ा है। तो इस सिचुएशन को तभी चेक करना है जब पहली वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। अगर पहली फॉल्स है तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एल्स लगा हुआ है। अगर पहली कंडीशन गलत होती है तो फिर मुझे एक इफ एल्स लगाना है। अब क्योंकि पूरा का पूरा इफ एल्स, हाँ हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज कर लो। फिर इफ वाले पे लगा लेंगे, जिस सपोज कि ए बड़ा है बी से, अगर ऐसा है तो फिर वहां पे जाके फिर अब वो तुम्हें सोचना है कि कैसे लगाना। फिर आएगा इक्वल वाले पे, तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका नहीं है। उसी तरह से देखिए, अगर मुझे 3 नंबर का कंपेयर कराना, नेस्टेड की बात हम कर रहे हैं, यहाँ केवल नेस्टेड की बात कर रहे हैं, कंपेयरिंग 3 नंबर्स यूजिंग नेस्टेड इफ। तो देखिए पहला नंबर कंपेयर किया, इफ ए ग्रेटर देन बी। इफ ए ग्रेटर देन बी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, दो ही ऑप्शन है, ठीक है। अगर ए बड़ा है बी से तो मुझे क्या चेक करना, देखिए ए अगर सी से भी बड़ा है तो फिर ए बड़ा कहलाएगा, लेकिन अगर ए बी से बड़ा है बट सी से बड़ा नहीं है तो सी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा एक कंडीशन, इफ ए बड़ा है बी से, तो फिर चेक किया हमने, क्योंकि 3 नंबर कंपेयर करना है तो हम सीधे ए को बड़ा तो नहीं मान सकते, तो हमने कंपेयर किया इफ ए ग्रेटर देन सी। ए बी से बड़ा है तो चेक किया हमने किससे बड़ा है, अगर ए सी से बड़ा है तो बिग नंबर इज परसेंटेज डी ए। एल्स, अब यहाँ एल्स में देखिएगा, हमने ए को बी से कंपेयर कराया, ए बी से बड़ा होगा तभी इस कंट्रोल में आएगा, दैट मीन तभी इस ब्लॉक के अंदर आएगा। मान लीजिए हम यहाँ एग्जांपल पे ले लेते हैं, ए की वैल्यू होगी हमारे पास 10 और बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 और सी की वैल्यू हो गई 20। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए बड़ा है बी से, 10 बड़ा है 4 से, बिल्कुल सही है। तो हम कहाँ पहुँच गए, इस इफ ब्लॉक के अंदर आ गए। अब एक बी से बड़ा है तो ए को कंपेयर कराया किससे, सी से। अगर ए सी से बड़ा होता तो बिग नंबर इज ए आ जाता, बट अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है मतलब सी बड़ा है ए से, अगर ऐसा नहीं है मतलब अगर सी बड़ा है ए से, तो फिर किसको बड़ा दिखा दो, सी को। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि अगर सी बड़ा है ए से तो उसे बी से कंपेयर करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, इस सिचुएशन पे नहीं है। क्यों नहीं है भाई, कोई बता सकता है? क्योंकि हाँ गुड होगा ही, गुड, पहले ही कंडीशन पे चेक कर चुके हैं कि भाई कि ए बी से बड़ा है, तो अगर ए से बड़ा कुछ निकलता है तो बी से बड़ा तो होगा ही। ये सिंपल ए के लिए हो गया। एल्स पार्ट में गए, एल्स का मतलब है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन हो गई गलत, गलत हो गई, दैट मीन्स ए बड़ा नहीं है मतलब बी ग्रेटर देन ए हो गया। अब मुझे अलग से बी ग्रेटर देन ए नहीं लिखना, क्योंकि अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो हमने मान लिया कि बी बड़ा है अगर ए से, तब भी मुझे क्या करना, आगे सिचुएशन तो वही है कि अगर बी ए से बड़ा हो गया, सपोज कि ये 40 हो गया, बी बड़ा हो गया ऐसे, तो बी को से कंपेयर करना है। तो यहाँ भी वही चेक करना है जैसे ऊपर चेक किया था, बी ग्रेटर देन अगर सी हो गया तो प्रिंट एफ बिग नंबर इज परसेंटेज डी, बी को लिख दिया। और यहाँ भी सेम वही कंडीशन है कि अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब सी सबसे बड़ा है, क्योंकि बी ऑलरेडी ए से बड़ा तो मान ही चुके हैं। तो अगर बी से बड़ा सी निकलेगा तो ये वाली लाइन सेम टू सेम यहाँ रिपीट हो जाएगी, सेम टू सेम रिपीट हो जाएगी। तो देखिए लिखने के तरीके हमने 3-4 बता दिए, क्योंकि भाई आई एम अ टीचर, तो मुझे बताना केवल कि आपको करना के तरीके क्या क्या हैं। आपको बेस्ट जो भी लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि हमको यही यूज़ करना। जब जो सिचुएशन आ जाए, कभी आ गया कि भाई हाँ ठीक, इसको नेस्टेड से करके दिखाओ तो हमें पता रहना चाहिए, कोई कहे टर्नरी से करके दिखाओ तो भी मुझे पता रहना चाहिए, सिंपल इफ से करके दिखाओ तो भी मुझे पता रहना चाहिए। और बाकी प्रोग्राम में हमें जो सही लगेगा, छोटा लगेगा, हम उसे यूज़ करेंगे। तो प्रोग्राम नेस्टेड इफ का थोड़ा सा लंबा होता है, तो लाइन ऑफ कोड LOC यहाँ पे, ठीक है, LOC मतलब यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं भाई, लाइन ऑफ कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, बट रीडेबिलिटी अगर देखा जाए तो ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर होती है। दोनों के अपने लाइन ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड, कोड CODE, ठीक है, लाइन ऑफ कोड। तो लाइन ऑफ कोड थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन हमें अगर समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 चीज़ होती है, या तो आप लाइनों कम कर दीजिए या फिर रीडेबिलिटी कम कर दीजिए।
तो रीडेबिलिटी स्पष्ट है, मतलब अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा है वो भी इस कोड को समझ के आसानी समझ जाएगा कि हम क्या कंपेयर करने जा रहे हैं। टर्नरी में सिर्फ वही बंदा समझेगा जिसे प्रोग्रामिंग आती है, नहीं तो ढूंढता ही रह जाएगा ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है। तो ये हुआ हमारे पास कौन सा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब देखिए कोई भी बड़ा प्रोग्राम लोग बनाते हैं कंडीशन का, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर बेस्ड होता है, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड टुगेदर, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट, अगर हमें जहां जो जरूरत पड़ती है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। देखिएगा क्वेश्चन दिया गया, इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड काउंट हाउ मैनी सब्जेक्ट्स हैज बीन passed with dictation। डिक्टेंशन समझते हैं, मतलब मोर देन, हाँ बस मान लीजिए 75 अवर, मोर देन 75 मार्क्स। पहले ये समझिए, इस प्रोग्राम को अगर हम कहें तो पहले सिर्फ आप ये समझिए, सोचिए और बताइए मुझे कि यहाँ पे सिंपल इफ का काम है या एल्स इफ का काम है। सिर्फ 2 ऑप्शन सोच के बताइए, सभी बच्चे बताएं। मेरे पास 5 सब्जेक्ट नंबर इनपुट कराने हैं और मुझे चेक करना किस एल्स इफ, ठीक है। और कोई बच्चा, सिंपल इफ, ठीक है, सिंपल इफ। और कोई आउटपुट कहीं से, देखिए सिंपल इफ। देखिए अब देखिए पहले सिचुएशन समझिएगा। यहाँ पर सिंपल इफ अगर मैंने लगाया, मतलब हर एक सब्जेक्ट को चेक करना, फिजिक्स में 55 है कि नहीं है, केमिस्ट्री 55 है कि नहीं है, मैथ में 75 है कि नहीं है, हर एक में अगर मुझे एक एक वैल्यू चेक करनी है हर एक सब्जेक्ट की, तो मुझे सिंपल इफ ही यूज करना है। क्योंकि देखिए भाई, ऐसा तो नहीं है कि केमिस्ट्री में पा गया तो अब फिजिक्स में नहीं पाया होगा, ऐसा तो नहीं है। तो एल्सिफ यहाँ यूज नहीं करना है, क्योंकि एल्सिफ कहता है कि अगर एक कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरे को चेक करेंगे। मतलब अगर फिजिक्स में डिक्टेंशन नहीं पाया तो केमिस्ट्री में चेक करो, केमिस्ट्री में नहीं पाया तो मैथ में चेक करो। अगर ये सिचुएशन होती तो आप एल्सिफ लगाइए। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है कि सभी को चेक करना है, भाई हो सकता है फिजिक्स में नहीं पाया बट केमिस्ट्री में पाया हो सकता है इंग्लिश में पाया हो सकता है किसी और में नहीं पाया, तो मुझे किसी को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे काम किसका है, सिंपल इफ का। भाई मुझे हर एक को चेक करके देखना पड़ेगा कितने सब्जेक्ट में डिक्टेंशन है, ठीक है, ये चीज हुई। फिर आगे हमने इसी में एक चीज और जोड़ दी, डिक्टेंशन चेक किया। अब आगे हमने लिखा इफ द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड डिक्टेंशन इन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स। मोर देन 3 सब्जेक्ट्स मतलब होता है 4 या 5 में डिक्टेंशन है, 3 में नहीं, मोर देन 3। मोर देन 3 मतलब 4 या 5 सब्जेक्ट में आ गए। तो इसका मतलब है शो, क्या शो करता है, एक्सीलेंट। ये एक्सीलेंट से ज्यादा क्या होता है भाई, एक्सीलेंट से ज्यादा बताओ, जीनियस, जीनियस स्टूडेंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग हो सकता है, गुड, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, जीनियस स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर 3 से ज्यादा स्कोर किया सब्जेक्ट में तो मुझे जीनियस प्रिंट कराना है। इफ डिक्टेंशन इन 2 और 3 सब्जेक्ट, तो आपको दिखाना है एक्सीलेंट स्टूडेंट, ठीक है। इफ डिक्टेंशन in 1 subject then good student, और नहीं तो अदरवाइज आपको क्या दिखाना है, एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। अभी देखते हैं कोर्स, अभी हमने प्रोग्राम खत्म नहीं किया, अभी हम एक बड़ा प्रोग्राम बनाने की तरफ चल रहा है। अभी तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम की बात कर रहे थे, ऐसा करो 2 नंबर लो, जोड़ दो, घटा दो। अब प्रोग्राम को एनालिटिकल वे में समझना मुझे, यही शुरुआत होती है आपके एनालिसिस करने की प्रोग्राम की। क्योंकि आगे कई बार ऐसा हो रहा है कि आप लोग जब प्रोग्राम बना रहे हैं या कहीं आप कोडिंग देख रहे हैं तो उलझ रहे हैं, देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन आते हैं प्रोग्राम के बारे में। तो अब डायरेक्ट हम बड़े डिस्क्रिप्शन नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पहले छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन शुरू कर रहे हैं।
कि भाई पहले ये करना है, पहले तो मुझे चेक करना है कि है कितने सब्जेक्ट में, फिर जब ये पता लग जाए तो फिर और कंडीशन चेक करनी है कि मुझे अब ये प्रिंट क्या करना है। लेकिन एक कंडीशन और यहाँ लगा दी, नोट दैट शो above method, above messages only if the student has been passed in all subject। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखें, हो सकता है उसने 75 पाए और बाद में पा गया 25 नंबर। समझना मेरी बात को, लॉजिकल इशू कहाँ आता है। अब 3 सब्जेक्ट में है तो ये क्या दिखा देगा भाई, एक्सीलेंट स्टूडेंट, पता चला 2 में तो फेल है एक्सीलेंट हमने दिखा दिया, 2 में फेल है तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई, तभी मैसेज दिखाओ जब वो सभी में एटलीस्ट पास तो सब में हो। अगर किसी में फेल है ना तो आपको ये मैसेज वैसे नहीं दिखाने हैं। तो मुझे एक चीज और पहले पता लगानी है कि पास है कि फेल। अगर पास है तो इन सब चीजों की बात हो रही है, अगर फेल है तो सीधे क्या दिखाना, फेल। अदरवाइज शो मैसेज फेल, क्या दिखाना है, फेल्ड इन, एंड दिखा देना है नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट में फेल हुआ है उसके नंबर दिखा देना, उतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट में फेल हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कई सारी कंडीशन बनने जा रही हैं। अब इस प्रोग्राम को समझिएगा ध्यान से, कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र रखिएगा, जैसे जैसे बना रहा हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले प्रोग्राम का सीक्वेंस समझते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन कि आपको ये पता लगाना है, पहले 5 सब्जेक्ट के नंबर इनपुट करने हैं, तो 5 सब्जेक्ट के नंबर इनपुट करने पड़ेंगे पहले। तो अगर इसका फ्लो हम समझें तो कैसे कैसे करना रहेगा, देखिएगा स्टेप देखें अगर हम इसकी। तो पहला काम क्या किया हमने, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट किए। पहला काम समझ में आ गया, पहले 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करें चुपचाप। अब मुझे करना है चेक ईच सब्जेक्ट फॉर 2 चीज़ों के लिए चेक करना है। पहली चीज़ तो चेक करना है डिक्टेंशन के लिए, और दूसरी चीज़ चेक करना है कि किसी सब्जेक्ट में फेल तो नहीं है। डिक्टेंशन मतलब कंडीशन किससे देखनी है, 75 प्लस, फेल के लिए देखनी है 33 से कम तो नहीं है। समझिएगा बात को, 33 से कम नहीं तो इससे पता चलेगा फेल तो नहीं है किसी सब्जेक्ट में। अगर ये 75 से ज़्यादा है तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको करना है टेक 2 वेरिएबल, 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेना है। पहले स्टेप समझा रहा हूँ, एक हमने ले लिया d = 0 और एक ले लिया f = 0। ठीक है, d फॉर डिक्टेंशन के लिए, f किसके लिए हो गया, फेल के लिए। ठीक है, पहले तो 5 सब्जेक्ट हो ही गए आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, वो सब कर लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा काम क्या किया, 2 वेरिएबल ले लिया, एक डिक्टेंशन के लिए और एक फेल के लिए। अब देखो, आपने सिंपल इफ लगाए 5 सब्जेक्ट चेक करना 5 बार। क्या कंडीशन लगाई, अगर उसका जो मार्क्स है 75 से ज़्यादा है तो आपको डिक्टेंशन वाले पे जोड़ते जाना है। ठीक है, और अगर 33 से कम है तो किस वाले पे जोड़ते जाना है, फेल वाले पे। समझना बात को, कंडीशन क्या लगाई मैंने कि अगर वो 75 से ज़्यादा है तो D++ करना है, अगर 33 से कम है तो वो क्या कहलाएगा, फेल कहलाएगा उस सब्जेक्ट में, तो फेल वाले में ++ कर दो। तो इससे पता चल जाएगा बाद में नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने में फेल है, जब इसको हम चेक करेंगे F को, और D से पता चल जाएगा कितने में डिक्टेंशन। जब ये सारा काम हो गया तो तीसरा काम चेक करना है, सबसे पहले चेक करना कि फेल तो नहीं है किसी में। तो हमने लिखा यहाँ पे चेक वैल्यू ऑफ F की वैल्यू मतलब इस वाले F की बात कर रहे हैं। इफ अगर F = 0 है मतलब पास है वो, समझिएगा बात को। अगर F 0 है मतलब किसी में भी ++ नहीं हुआ है, मतलब सभी में क्या है, वो पास है। तो अगर ये पास है तो फिर यहाँ पे शो करना है वो मैसेजेस। कौन से मैसेज, वो एक्सीलेंट वाले या गुड वाला मैसेज
वो डिपेंड करेगा, यहाँ भी कंडीशन आ जाएंगी भाई, डिक्टेंशन वाली कंडीशन यहाँ चेक करेंगे, लेकिन कब, अगर वो पास है तो, और अगर वो पास नहीं है तो यहाँ पे क्या दिखा देना है, फेल। समझिएगा, पहले हमने 5 सब्जेक्ट इनपुट करा लिए, उसके बाद हमने उसके डिक्टेंशन और फेल काउंट कराए कि डिक्टेंशन कितने में, फेल कितने में। अगर एक में भी फेल नहीं है तो फेल की वैल्यू क्या रहेगी, 0। अगर एक में भी फेल हो गया तो F++ हो जाएगा। जब ये सारा खेल खत्म होगा तो यहाँ पे चेक करना मुझे कि अगर वो फेल नहीं है, मतलब अगर F = 0 है, तो फिर हमें चेक कराओ डिक्टेंशन कितने में है, और अदरवाइज यहाँ पे क्या प्रिंट करा दो कि भाई वो तो फेल है। इस प्रोग्राम को समझिएगा, को फॉलो कर रहे हैं आज। इसी प्रोग्राम, यही मान लो कि यही आज का आखिरी प्रोग्राम होगा, क्योंकि इसके बाद प्रोग्रामिंग थोड़ी सी हम क्वेश्चन असाइनमेंट सॉल्व कराएंगे आपके। नया स्विच केस स्टेटमेंट आज नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे हम पहले प्रोग्राम को समझेंगे। मिक्सअप इंटीजर, देखिए फ्लोट भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इंटीजर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी के लिए ले लिया। हमें परसेंटेज वगैरह भी कुछ भी प्रिंट नहीं कराना, अभी हम जितना कर रहे हैं उतना करना है। एक हमने ले लिया डी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ले लिया, और फेल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने ले लिया 0। प्रिंटफ, देखिए इंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मैंने इकट्ठा कह दिया कि भाई सारे मार्क्स आप इनपुट कर दीजिए। और हमने यहाँ पे लिखा स्कैन एफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ फिजिक्स, एड्रेस ऑफ केमिस्ट्री, एड्रेस ऑफ मैथ, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या चेक डिक्टेंशन एंड फेल, दोनों चेक करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले में चेक, इफ फिजिक्स में ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है भाई, 75 है। अगर 75 या इससे ज्यादा है तो इसका मतलब डिक्टेंशन है किसमें, फिजिक्स में। और एल्स इफ अगर फिजिक्स में कम है 33 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगी। ये पहले के लिए बात हो गई, मात्र फिजिक्स के लिए। ध्यान से देखिएगा, पहले के लिए हमने सिंपल इफ या इफ एल्स लगाया, फिर दूसरे के लिए चेक किया। अगर केमिस्ट्री में ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 75 इक्वल टू है, तो यहाँ पे डिक्टेंशन प्लस हो जाएगा। एल्स इफ, इसी देखिए, अगर मुझे फेल नहीं करना होता ना, फेल वाली कंडीशन, तो मैं सिर्फ हटा ही देता, मैं सिर्फ डिक्टेंशन चेक कर लेता। लेकिन कहानी मैंने थोड़ी सी उलझा दी, मैंने क्या करना है, ये भी पता लगाओ फेल तो नहीं है किसी में, तो मैं दोनों चीज़ चेक कर रहा हूँ। तो ये देखिए सिंपल इंडिविजुअल एल्स इफ मान लीजिएगा, ये इंडिविजुअल हम मान लें अलग अलग इफ हैं, लेकिन सारे इफ किसके साथ हैं, एल्स के साथ हैं, या तो ये। दूसरे को भी 2 पार्ट में चेक करना, तीसरे को भी चेक करना है। तो यहाँ भी हमने लिखा कि अगर क्या हो, केमिस्ट्री लेस देन 33 है, तो यहाँ पे क्या कर दो, F++। फिर हमने यही चीज़ चेक की किसके लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद मैथ के लिए, सब के लिए यही चेक करना है। तो देखिए हमने यहाँ से इसको कॉपी किया। प्रोग्राम की लेंथ पे मत जाइएगा, प्रोग्राम अब बड़े होंगे लेकिन समझ में आएंगे, ऐसा नहीं कि कठिन होते जाएंगे, सिंपल होंगे अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में। फिजिक्स केमिस्ट्री हमने किया, मैथ 75 से ज़्यादा है तो डिक्टेंशन को बढ़ाओ, और अगर मैथ में कम है तो F को बढ़ा दो। फिर हमने यही चीज़ किसके लिए की, हिंदी के लिए, और हिंदी के बाद हमने यही चीज़ की इंग्लिश के लिए की। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आगे प्रोग्राम को ना बढ़ाऊं, मैं सिर्फ यहाँ भी फिलहाल प्रिंट कर दूं, आगे कहानी बाद में करता हूँ, पहले इसको प्रिंट करूँ। हमने लिख दिया टोटल डिक्टेंशन इन परसेंटेज डी सब्जेक्ट। ठीक है, परसेंटेज डी मतलब डी की वैल्यू दिखाना है यहाँ पे। मैसेज आ जाएगा, प्रिंट एफ /n फेल /सप्लीमेंट्री देता है इन परसेंटेज डी सब्जेक्ट, एफ को दिखाए। देखिए अगर हमने किसी में फेल किया किसी बच्चे को, तो एफ की वैल्यू उतनी बार बढ़ जाएगी। मान लीजिए किसी बच्चे की फिजिक्स में 25 है और मैथ में जाके 25 है, 33 से कम है 2 बार, तो 2 बार F++ होगा, तो F की वैल्यू हो जाएगी 2। और अगर उसके किसी में ज़्यादा है 75 तो D++ होगा।
तो इसलिए कि इसको रन करके समझिएगा। हमने यहाँ पे पहली वैल्यू दे दी, सपोज कीजिए 56। देखिए ना तो फेल है ना ही डिक्टेंशन है। दूसरी दे दी मैंने 89, ये हो गया पहला डिक्टेंशन एक सब्जेक्ट में। तीसरी दे दी मैंने 80, ये दूसरा डिक्टेंशन हो गया। चौथी दे दी मैंने 23, यहाँ हो गया ये फेल। और पांचवी दे दी मैंने 46, फेल तो नहीं हुआ अब यहाँ, लेकिन डिक्टेंशन है। तो अब जरा काउंट करके बताइए कितने में डिक्टेंशन और कितने में फेल है, जल्दी बताइए। हाँ, 2 डिस्टिंक्शन है और एक में फेल है, बाकी हमें कोई डिटेल नहीं चाहिए। तो देखिए टोटल डिस्टिंक्शन इन हाउ मैनी सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट एंड सप्लीमेंट्री इन 1 सब्जेक्ट, ये चीज पता हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है, ये चीज तो क्लियर है ना भाई। तो जब फेल कब हो रहा है, जब वो 33 से ज्यादा, सॉरी 30 से कम जहां भी आ रहा है वहां पे वो फेल हो रहा है। अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन भी हमको पता चल गया, फेल भी हमको पता चल गया। अब मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि अगर वो फेल नहीं है तो आगे प्रिंट करो वो मैसेज जो मैंने बताए थे, एक्सीलेंट, गुड, जो भी है। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रिंट किया, फिर से कंडीशन लगाई क्या, अगर, अब नेस्टेड की बात देखिएगा, अगर फेल नहीं है तो मुझे वो मैसेज चेक करने एक्सीलेंट और गुड वाले, नहीं तो मैसेज चेक नहीं करने। तो यहाँ नेस्टेड कंडीशन की बात हो रही है। इफ अगर f नॉट इक्वल टू 0, अगर f नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, 0 नहीं, अगर f इक्वल टू 0, सॉरी, अगर f इक्वल टू 0 है, 0 है मतलब एक में भी फेल नहीं है, तो यहाँ कंडीशन चेक होगी किसकी, डिक्टेंशन की। कि अगर डिक्टेंशन ग्रेटर देन 3 है, मतलब 3 से ज्यादा, 3 नहीं 4 या 5, तो आपको प्रिंटफ करना है कौन सा, आउटस्टैंडिंग या जीनियस स्टूडेंट, ठीक है। ये पहली कंडीशन होगा। देखिएगा ये जो अंदर कंडीशन आ रही है ये नेस्टेड तो है क्योंकि बाहर वाले इफ में है, लेकिन यहाँ भी एल्सिफ लगा रहा हूँ। एल्सिफ क्यों लगा रहा हूँ भाई, अगर जीनियस है तो फिर वो एवरेज नहीं होगा, जीनियस नहीं है तो फिर आप उसमें दूसरी कंडीशन चेक करिए। अगर डी ग्रेटर देन क्या है, 1 से ज्यादा है मतलब 2 और 3 की बात हो रही है, 1 से ज्यादा मतलब 2 और 3 की बात हो रही है, तो कौन सा स्टूडेंट हुआ भाई, एक्सीलेंट स्टूडेंट। और उसके बाद हमने लिखा एल्स इफ डी इक्वल टू 1 है, डी इक्वल टू 1 है तो प्रिंट एफ, प्रिंट देखो, इसलिए मैंने कंडीशन लगाई क्योंकि 0 भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है डी एक में भी नहीं हो। तो डिक्टेंशन यहाँ पे क्या लिखा, एक्सीलेंट इफ डिक्टेंशन 1 सब्जेक्ट, गुड स्टूडेंट, अदरवाइज फिर प्रिंट करना एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर डी इक्वल टू 1 है तो प्रिंट एफ क्या दिखा देना, गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। और एल्स आ गया अगर इनमें से कुछ नहीं है, बट फेल नहीं है वो, ध्यान से रखिएगा, फेल होता तो यहाँ आता ही नहीं वो, तो क्या प्रिंट करा देना, एवरेज स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट। और ऊपर हम /n लगा देते हैं आपको ताकि नहीं, क्लियर है। ऊपर फेल वैसे ही दिखा चुके हैं, अगर हम नहीं चाहें तो हम यहाँ नीचे भी दिखा सकते हैं। इस एफ का एल्स लगा दिया, अगर ऊपर वो मैसेज नहीं प्रिंट किया होता मैंने फेल का, तो यहाँ लिख देता मैं सीधे प्रिंट एफ। अगर ऐसा है, ऐसा नहीं है, एफ इक्वल टू 0 नहीं है, तो हमने लिखा स्टूडेंट इज फेल्ड इन हाउ मैनी सब्जेक्ट, परसेंटेज डी सब्जेक्ट्स, और परसेंटेज डी की जगह किसकी वैल्यू आ गई, एफ की, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल मैंने इस दोनों को कमेंट कर दिया, ये हमने पहले चलाया था बताने के लिए, लगा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हुआ हमारा एक्चुअल प्रोग्राम जो हमने करने के लिए दिया था, जिसको हमने सोचा था। पहले हमने अलग अलग इफ या इफ एल्स लगा के अलग अलग से किए, फिर हमने जब सारा कुछ निकाल लिया तो फिर हमने चेक किया बाद में कि भाई अगर फेल नहीं है तो क्या पता लगाओ कि डिस्टिंक्शन कितने सब्जेक्ट में है। अगर ये भी पता नहीं लग पाया तो फेल वाला पता चलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसी में अगर हम कहें कि चलो अब एक काम और करिए और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते, हमने कहा अगर ऐसा है अगर फेल नहीं तो उसका परसेंटेज भी दिखाइए, तो ये इसी इफ वाले के अंदर फिर हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा और फिर वो परसेंटेज वाली कंडीशन आ जाएंगी। तो ये चीज़ें मिक्स्ड होती जाएंगी और मिक्सअप से डरना नहीं है, प्रोग्राम की साइज से नहीं डरना कि भाई कितना बड़ा हो। देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये हुए हमारे पास तीसरा नंबर,
चौथा नंबर, पांचवा। चलिए बताइए क्या मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा? एवरेज स्टूडेंट, ठीक, एवरेज स्टूडेंट, गुड, बहुत बढ़िया। अब बताइएगा इस बार 85, 53, 56 एंड 89 एंड 56 कौन सा स्टूडेंट? ठीक है, एक बार और बताइए। यहाँ पर मैंने लिखा 89, 89, 96, 23, 23 कौन सा स्टूडेंट? और कोई बताओ। अरे हाँ, फेल हो गया। बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो रखा, तुम उसको एक्सीलेंट बता रहे हो, क्या आएगा? फेल। फेल, स्टूडेंट इज फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये वाला एग्जांपल हुआ हमारा। यहाँ पे हम लिखें, कॉपी पेस्ट इसको कर देते हैं। तो इस तरह से कंडीशंस को हम क्या कर सकते हैं, कई सारी कंडीशन हम मिक्सअप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने सिंपल इफ एल्स, एल्स इफ लैडर सब कुछ पढ़ लिया है, सबके एग्जांपल करा दिए हैं। अब आपका काम क्या, देखिए आगे मैं स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा अभी। एक असाइनमेंट आज मैं सेंड करूंगा जो कि सिंपल इफ और इफ एल्स पर बेस्ड रहने वाले हैं, मतलब इफ स्टेटमेंट वाले। करीब 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। कोशिश करिए उनमें से जो हमने करा दिए हैं वो तो ठीक करा दिए, जो नहीं कराए हों उनको सॉल्व करिए। और पिछला जो असाइनमेंट दिया था उसमें से जिससे जो नहीं बन रहा है ना, वो मार्क करके रखो। अगली क्लास में उसको हम असाइनमेंट पहले पूरा करेंगे, क्योंकि अब असाइनमेंट लगातार मिलेंगे आपको यहाँ से। तो पिछला जो असाइनमेंट 1 बनाया था उसमें जो नहीं बन रहे होंगे, उनकी जो भी हिंट होंगी उनको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और इसका असाइनमेंट मैं दूंगा जिसे आपको कवर करना है खुद से बना के, कोशिश करके। जो भी समस्याएं आएंगी अगली क्लास पे पर डिस्कस करेंगे। ठीक है।